देर इज़ नो कॉम्पिटिशन इन द एक्स्ट्रा माइल। सक्सेस जो होती है ना, सक्सेस उसको मिलती है जो एक्स्ट्रा माइल चलता है, एंड देर इज़ नो कॉम्पिटिशन इन एक्स्ट्रा माइल बिकॉज अ वेरी फ्यू इंडिविजुअल्स गो एक्स्ट्रा माइल। एग्जाम पॉइंट पे जो गलती हुई है वो बच्चों से यही हुई है कि वो लेंदी क्वेश्चन स्टार्टिंग से देखते हुए घबरा गए और उन्होंने लेंदी क्वेश्चंस को ही सॉल्व करना शुरू कर दिया। उन्होंने ये उम्मीद छोड़ दी कि क्या पता आगे हमारे पास। मेरा एक स्टूडेंट था एंड राइट नाउ अभी वो नेशनल डिफेंस एकेडमी में ट्रेनिंग कर रहा है, तो वो डेली मेरे करंट अफेयर्स की क्लास देखता था। तो उससे क्या क्वेश्चन पूछे गए इंटरव्यू में कि 2023 में पीएम मोदी को किस कंट्री ने स्टेट डिनर पे बुलाया था, तो यूएसए। कि अगर एग्जाम बच्चा लोग टफ है अब थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी समझो कि भाई मेरे और मुक्तक सर के पीछे अगर शेर पड़ा है, ठीक है, तो मुझे तेज नहीं दौड़ना है। Unacademy. Let's crack it. जय हिंद दोस्तों। एनडीए 1 2024 के एग्जामिनेशन को अपीयर करने के बाद बहुत सारे बच्चों का एक ये शिकायत है कि हाँ पेपर बहुत ही ज्यादा लेंदी था या फिर डिफिकल्ट था। तो ऐसी कौन सी चीजें फेस की गई हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स की तरफ से हो चाहे वो हम एजुकेटर्स की तरफ से हो, जो कि देखी गई है एक्चुअली में क्या डिफिकल्टीज रही है पेपर में। तो जब हम लोग इन पेपर को एनालिसिस कर रहे थे या फिर सॉल्व कर रहे थे, तो मैंने कौन सी चीजों को देखा वो मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर करने वाला हूँ। देखिए, कहीं ना कहीं क्वेश्चंस जो थे वो थोड़े से डिफिकल्ट जरूर थे, बहुत ज्यादा डिफिकल्टी लेवल नहीं था, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे, लेकिन कई जगह पर ओवर कैलकुलेटिव सवालों को यहाँ पर आपके सामने पेश किया गया। तो जैसा कि मैं हमेशा बताता हूं कि आपको सारे सवाल सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी अगर आप यहाँ पर 50 सवालों को या 60 सवालों को टारगेट लेकर चलते तो आप बेहतर अप्रोच ले सकते थे इस क्वेश्चन पेपर को लेकर। जैसा कि जिन क्वेश्चंस को देखते ही समझ में आ जाता है कि इसमें कैलकुलेशन ज्यादा करनी है, वहां पर आपको इन क्वेश्चंस को छोड़ देना चाहिए था। लेकिन बहुत सारे बच्चों ने कहा कि भाई क्या पता आगे सवाल नहीं आएंगे, लेकिन जब आप 120 सवालों को देखते हैं तो आपको पता चलता है कि हाँ, बहुत सारे क्वेश्चंस भले ही कैलकुलेटिव थे, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो आसानी से सॉल्व हो पा रहे थे। तो जो एग्जैक्ट अप्रोच एग्जाम पॉइंट पे जो गलती हुई है वो बच्चों से यही हुई है कि वो लेंदी क्वेश्चन स्टार्टिंग से देखते हुए घबरा गए और उन्होंने लेंदी क्वेश्चंस को ही सॉल्व करना शुरू कर दिया। उन्होंने ये उम्मीद छोड़ दी कि क्या पता आगे हमारे पास कुछ इजी कैलकुलेटिव क्वेश्चन के बजाय इजी क्वेश्चंस भी हमारे सामने आ सकते हैं, और ऐसा हुआ। मतलब ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर ही कैलकुलेटिव था, लेकिन उसमें से आसान सवालों की ढूंढने की हिम्मत बच्चों ने खो दी। थोड़ा सा कैलकुलेटिव होने का मतलब ये नहीं है कि आप होपलेस हो जाए, और यकीन मानिए कि हाँ कैलकुलेटिव सवाल दिए जा रहे हैं और क्वेश्चन मुश्किल नहीं थे। क्वेश्चन बहुत, देखिए रेयरली, मैंने हमेशा से कहा है 120 सवाल पूछ रहा है तो कम से कम 10 से 20 सवाल कम से कम वो आपसे मुश्किल पूछेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि क्वेश्चन पेपर मुश्किल हो जाएगा। अब यहाँ पर सिर्फ आपके लिए जो टफ टास्क बनाया गया था वो था इस क्वेश्चन पेपर को लेंदी बनाने की कोशिश की गई है। तो आपको समझ में आता है कि अगर रास्ता लंबा बनाया गया है तो आपको उसका कोई छोटा रास्ता ढूंढना पड़ेगा। तो हर तरीके के टास्क में आपको उसको सक्सेसफुल होने का रास्ता ढूंढना है, ना कि आप ये सोचे कि हाँ मुश्किल बनाया गया है। अब इससे मोटिवेट होने वाली जो सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर मुश्किल था, लेंदी था, तो वो सबके लिए था, किसी एक के लिए नहीं था। बाकी मैं ये कहूँगा कि मैथमेटिक्स को लेकर जो गलतियाँ आप लोगों ने इस बार करी है, इसको लेकर हम लोग और अच्छे से बात करेंगे और डिटेल में बात करेंगे। तो अभी मैं चाहूँगा कि जीएटी सेशन से लेकर कौन कौन सी बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए, तो मैं विशाल सर से रिक्वेस्ट करूँगा। विशाल सर, आप प्लीज़ स्टूडेंट्स को थोड़ा गाइड कीजिए कि आप कैसे जीएटी को लेकर आप बच्चों को गलतियों के बारे में समझा सकते हैं। ठीक है, तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो मैं डिस्कशन करूंगा पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर्स के ऊपर, और बाकी साइंस के ऊपर, एंड मुक्तक सर विल डिस्कस ऑन हिस्ट्री, राइट। और तो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहली चीज़ जो मुझे फील हुई, और मैं यहाँ सब टीचर से रिक्वेस्ट भी करूँगा कि आप भी मेरी बात को सुनिएगा और आप कुछ ऐड ऑन करना हो तो बताइएगा। सर, मैंने क्या देखा है कि एक बहुत कॉमन सी मिस्टेक मैंने देखा जो एनडी के बच्चे करते हैं। वो क्या करते हैं कि वो तैयारी तो 11 से स्टार्ट कर देते हैं, और ये ना एक मिथ सर बच्चों के मन में बैठ गया है, या पता नहीं ये जिन बच्चों का पहले कभी कम कट ऑफ में सिलेक्शन हो गया वैसी बात बिठा देते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, जीएटी वाले पेपर में एक इंग्लिश और साइंस उसी के बेस पे चल जाते हैं। मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि उसके बेस पे पेपर नहीं निकल सकता, लेकिन सर अब आप सभी को ये बात पता है कि एनडी में बच्चा मेरिट आउट बहुत तेज से हो रहा है। जैसे कि आज ही हम देख रहे थे कि सीडीएस में, कभी जब मैं देता था कभी सीडीएस में कोई मेरिट आउट नहीं होता था, आईएमई की कभी सीटें ही नहीं भरती थी। और अभी मैं देख के आ रहा हूँ कि आज रिजल्ट भी आया है सीडीएस का, तो 100 वैकेंसी रिकमेंडेशन 140 प्लस है।
तो आज के टाइम पे कंपटीशन बहुत बढ़ रहा है क्योंकि अब तो गर्ल्स भी एनडीए में आ चुकी हैं। तो मुझे लगता है कि बच्चे को सर 11th-12th में थोड़ा बहुत बेसिक हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स भी पढ़नी चाहिए, करंट अफेयर भी पढ़ना चाहिए। सर जब मैं आज किसी 12th के बच्चे से बात करता हूँ, अगर मैं उससे ये पूछ लूँ G20 क्या है, ब्रिक्स क्या है, सर उसको ये नहीं पता है। उसको लगता है कि बस 12th का ही सिलेबस है, ये इसी से निकल जाएगा। लेकिन सर ये करंट अफेयर एक ऐसा पॉइंट है जो रिटर्न एज वेल एज एसएसबी इंटरव्यू में बहुत इंपॉर्टेंट है। कल को आप एसएसबी में कैसे परफॉर्म करोगे, ग्रुप डिस्कशन के अंदर, लेक्चरेट के अंदर, इंटरव्यू के अंदर। मेरा एक स्टूडेंट था एंड राइट नाउ अभी वो नेशनल डिफेंस एकेडमी में ट्रेनिंग कर रहा है, तो वो डेली मेरे करंट अफेयर्स की क्लास देखता था। तो उससे क्या क्वेश्चन पूछेगा इंटरव्यू में कि 2023 में पीएम मोदी को किस कंट्री ने स्टेट डिनर पे बुलाया था, तो यूएसए। तो इस तरह की चीजें 12th के बच्चे से आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते आज के टाइम, बिकॉज बच्चा करंट अफेयर देखने को तैयार नहीं है। उसको बस वो एमसीक्यू वाले कि कौन ऑप्शन ओपन जीता, भाई कौन राष्ट्रपति बन गया, ये बेसिक क्वेश्चंस बच्चे पढ़ते हैं। तो मैंने जो चीज देखी, मैं पहले तो ये बोलना चाहूंगा कि बच्चे करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इस पर थोड़ा बेसिक ध्यान दें। आप अपना बेसिक आपको पता होना चाहिए। अब छोटी सी बात है, कल के पेपर जो मैंने रियलाइज किया वो ये रियलाइज किया कि आपके पेपर में भी चीजें वो डेप्थ में पूछ रहा है। सर आर्टिकल 371A के ऊपर पहले डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता था कि आर्टिकल 371A किसके लिए, नागालैंड के लिए, टिक मार दिया। सर आर्टिकल 371 के अंदर क्या क्या फीचर्स हैं ये एनडी में पूछा गया है। सर एनडी के बच्चे से हम इतना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो कुल मिला के वर्क हार्ड करना पड़ेगा। जनरल स्टडीज को थोड़ा डिटेल में बच्चों को अभी से पढ़ना पड़ेगा, और ज्यादा नहीं। अगर आप 11th-12th में भी हो, 11th में तो बहुत अच्छी बात है, डेली आप 1-आध घंटा दे सकते हो, और 12th के बाद भी अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो 1 घंटा डेली इसके लिए रखिए। तो थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा बिकॉज कॉम्पिटिशन बहुत बढ़ रहा है सर। अगर आप सोच रहे हो कि आज भी 5 साल पुराना पैटर्न चल रहा है तो सर उस चीज से बाहर आना पड़ेगा। पीवाईक्यूज को देखिए, अंदाजा लगाइए, यूपीएससी पैटर्न भी हल्का हल्का बदलता जा रहा है। तो मैं कहूँगा थोड़ा डिटेल में इन सब चीजों को भी पढ़ने की जरूरत है, सिर्फ साइंस और इंग्लिश से काम नहीं चलेगा। अब मैं यहाँ पे मुक्तक सर से जो है बोलना चाहूंगा कि भाई मुक्तक सर आप हिस्ट्री का बच्चों को बताइएगा, लेकिन मैं एक पॉइंट और मेंशन कर दूं, साथियों साइंस में एनडी वाले बच्चों को मुझे लगता है कि दिक्कत आती है क्योंकि 11th-12th का आपका साइंस का पार्ट पूरा पूछा जाता है, तो उसमें ऑलरेडी आपकी कमांड बनी होती है। लेकिन आप साइंस वाला बच्चा कहाँ वीक हो जाता है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स में। ठीक है, तो मैं कहूँगा कि मुक्तक सर आप हिस्ट्री के ऊपर थोड़ा सा बच्चों को समझाएं, बिकॉज हिस्ट्री की भी अच्छे खासे क्वेश्चंस पेपर में आ रखे थे। जी, जय हिंद एवरीवन। दोस्तों सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि पेपर का नेचर कैसा था। तो नेचर जो मैंने शायद एग्ज़ाम के डिस्कशन के प्रोसेस में भी बताया था, और अभी भी मैं वही दोहराऊंगा अगर किसी ने वहाँ पे नहीं सुना हो, मिस कर दिया हो, कि एक लेक्चर्स की थ्योरी और दूसरा एनसीईआरटी के फैक्ट्स, इन दोनों के कॉम्बिनेशन में क्वेश्चंस पूछे गए थे। और यही अप्रोच आगे से भी आपका होना चाहिए कि आप थ्योरी को बहुत अच्छे से पढ़ें, समझें। जब कोई सी भी आप क्लास अटेंड करते हैं तो क्लास के अंदर जो एनालिटिकल अप्रोच के साथ में कोई टीचर आपको बताते तो उसको समझने की कोशिश करो। जैसे मौर्यन एम्पायर की इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया था इस बार, और उसमें उन्होंने पूछा था कि ट्राइबल्स जो थे उनका किस तरह का रोल था मौर्यन पीरियड की इकोनॉमी के अंदर। तो उस कंडीशन में आपको ये इस तरह के क्वेश्चन के आंसर आप तभी दे सकते हो जब आपने थ्योरी को बहुत अच्छे से समझा हो। क्योंकि अगर वो पहले क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते थे कि मॉडर्न पीरियड की इकोनॉमी का क्या फीचर है या नहीं है, या उन्होंने क्या मोनोपोलाइज किया हुआ है इकोनॉमी में या नहीं मोनोपोलाइज किया हुआ है, लेकिन अब उन्होंने ये तो क्लियर कर दिया था कि उन्होंने मोनोपोलाइज क्या किया, लेकिन उसमें बहुत सारी कंडीशंस आपको दे दी थी, और वो भी ट्राइबल पॉपुलेशन के कॉन्टेक्स्ट में। अभी यहाँ से मैंने जब उसको सॉल्व करवाया था तो मैंने बताया था कि आपको 2 जगह से इसके रेफरेंस उठाने पड़ेंगे, एक आचार्य चाणक्य के यानी कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र से, और दूसरा जो मौर्यन पीरियड की इकोनॉमी के बारे में मैगस्थनीज ने डिस्क्राइब किया है वहाँ से। तो ये सारी चीज़ें हम थ्योरी में बताते, और क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं थे, लेकिन ये क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं थे कि आपने कहीं से पढ़ा हुआ हो या पहले कोई क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ हो या वो एज इट इज़ आ गया हो। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस थे, एंड कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी थे इस पेपर के अंदर जो डायरेक्टली भी पूछे गए थे। जैसे कृष्णदेव राया के बारे में जो क्वेश्चन पूछा गया था कि इन्होंने पहला कैंपेन कब किया, दूसरे कैंपेन कब किया, तीसरा कब किया, यवनराज प्रतिस्थापनाचार्य का टाइटल किसको थ्रोन के ऊपर एज्यूम करके हासिल किया था। अब ये डायरेक्ट क्वेश्चन था। अगर आपने लेक्चर देखा होगा तो लेक्चर में जो पहली स्लाइड थी, उस पहली स्लाइड के
पहले पेज के ऊपर ही, पहली पैराग्राफ के अंदर ही ये चारों पॉइंट्स अपन ने डिस्कस किए थे और वो एज इट इज एग्जाम के अंदर पूछे गए। तो बहुत सारे क्वेश्चन एज इट इज पूछे जाएंगे आपको फैक्ट के तौर पे, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी जिसको थ्योरी समझ के ही आप आंसर कर सकते हो, राइट। तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है। बाकी मेरे हिसाब से कुछ उन्होंने बहुत अलग नहीं किया हिस्ट्री के लिए पर्टिकुलरली मैं कहूँगा, और पेपर जो था वो ईजी टू मॉडरेट था, अगेन मैं ये कहूँगा, एंड यही हम एक्सपेक्ट करेंगे कि मॉडरेट से थोड़ा ऊपर डिफिकल्ट हो सकता है, मॉडरेट से थोड़ा नीचे ईजी टू मॉडरेट हो सकता है, लेकिन बहुत डिफिकल्ट पेपर को एक्सपेक्ट नहीं करते हम एनडीए के अंदर हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में। और एक और चीज़ हिस्ट्री के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि जितने भी क्वेश्चन आते हैं 15 to 20 क्वेश्चन हर एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। अब ये 15 to 20 क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, इसमें से 3-4 क्वेश्चन हमेशा ऐसे होते हैं जो फैक्चुअल होते हैं, जो कि जनरली मिस हो जाते हैं, हमसे भी मिस हो जाते हैं, क्योंकि इतना वास्ट सिलेबस होता है तो कितने फैक्ट कवर करें, कुछ फैक्ट्स मिस हो जाते हैं। और जब उन्हीं में से कुछ फैक्ट्स पूछ लिए जाते हैं तो फिर उस कंडीशन में क्या होता है कि वो बनते नहीं अपने से। अब वो पता है तो पता है, नहीं तो नहीं पता है, उसमें फिर अपन लॉजिक नहीं लगा सकते कुछ भी। तो 2-3 क्वेश्चन आपको मान के चलना होगा कि ऐसे आएंगे जो शायद आपके रेंज में नहीं होंगे, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन 2-3 को छोड़ के ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो कि अगर आपने थ्योरी अच्छे से पढ़ी होगी तो आप बना पाओगे। और एनसीईआरटी के अंदर जो वो नीले कलर से हाईलाइटेड फैक्ट्स होते हैं वो एज इट इज़ पूछ लिए जाते हैं। ये तो पैटर्न रहा है नेशनल डिफेंस एकेडमी की एग्जामिनेशन में, हिस्ट्री को लेके और इवन दूसरे जीएटी के सब्जेक्ट्स को लेके भी ये पैटर्न ही रहा है। तो इस बार भी जब आप तैयारी करेंगे तो उसी के ऊपर आपको फोकस करना है। और अखिल सर, मैं चाहूँगा कि एक बार आप सिद्धांत सर को इनवाइट कीजिए और इंग्लिश के बारे में, इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। जी, इंग्लिश में जानने से पहले मैं एक छोटा सा आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहूँगा सर। जैसा कि मैंने देखा या ऑब्जर्व किया कि मैथमेटिक्स के पेपर को कैलकुलेटिव बनाया गया, तो क्या इसको मॉडरेट करने के लिए जीएस के पेपर में कुछ डाउन करने की कोशिश की गई ताकि बच्चों को थोड़ा रिलैक्स हो या स्कोर बिल्ड करने में हेल्प हो? क्या ऐसी कोई चीज़ देखी गई? इसके बारे में तो मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि हम थोड़ा और एनालिसिस करेंगे इसके बारे में, उसके बाद ही कोई फाइनल वर्डिक्ट दे सकते हैं इसके ऊपर। लेकिन हाँ, जो आप बोल रहे हो वो पॉसिबल है, ऐसा होता है कई बार कि एक पेपर जो होता है, पेपर 1 होता है, अगर वो बहुत डिफिकल्ट होता है तो पेपर 2 जो होता है रिलेटिवली ईजी होता है, और कभी कभी पेपर 1 जो होता है वो रिलेटिवली ईजी होता है तो पेपर 2 रिलेटिवली डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये ट्रेंड तो हुआ है, लेकिन ये ट्रेंड किस हिसाब से और कब कब हुआ है ये अपन एक बार फाइनल एनालिसिस करके ही वर्डिक्ट दे सकते हैं। सिद्धांत सर, प्लीज़ इंग्लिश के बारे में कुछ बताइए। शुक्रिया सर। नमस्कार दोस्तों। तो इंग्लिश की अगर बात करें, देखो तो इंग्लिश कोई मैं इस बार ये नहीं कहूँगा कि बहुत टफ आई थी सर। इंग्लिश वॉज मॉडरेट। सबसे पहली प्रॉब्लम जो बच्चों ने फेस की होगी वो है कि भाई हम मिसोनिस्ट बन जाते हैं। मिसोनिस्ट माने कि हम लोग चेंजेस को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते। ठीक है, मैं हमेशा से बच्चों को यही कहता आया हूँ कि ग्रामर इज ऑल अबाउट 3 वर्ड्स, रीडिंग, वोकैब एंड इंग्लिश इज अबाउट 3 वर्ड्स, रीडिंग, वोकैब एंड ग्रामर। ठीक है, तो अब देखो बच्चे सोच के गए स्पॉटिंग एरर आएगा, नहीं आया। बच्चे सोच के गए फिल इन द ब्लैंक्स आएगा, नहीं आया। सेंटेंस इंप्रूवमेंट नहीं आया। ठीक है, उनको रिप्लेस कर दिया गया। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स की जगह आपने देखा होगा इस बार क्लोज टेस्ट आ गया, और रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन और फिल इन द ब्लैंक्स का कॉम्बिनेशन पूछ लिया उसने पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछा। आई मीन उससे वो चाहता है कि बच्चों ही वांट्स टू सी योर नॉलेज कि क्या आपको पता है कि द के बाद नाउन आता है। ये बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चंस हैं। और स्पॉटिंग एरर को रिप्लेस कर दिया गया सेंटेंस कंप्लीशन में, कुछ नहीं, एक अधूरा सेंटेंस छोड़ दिया, उसको पूरा करना है। अब बच्चों को प्रॉब्लम आई होगी तो इस चीज़ से क्या होता है, बच्चा जब प्रैक्टिस करता है ना, मैंने एनडीए के बच्चों में एक चीज़ देखी है, एक तरह का ऑब्वियस सी बात है, रियलिटी भी है सर, कि ये बचपना रहता है ना, कि दे आर लाइक ऐसा रास्ता है तो ऐसा ही रास्ता लेके जाओ। कि अगर वो इस चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं है कि रास्ते में ट्रैफिक जाम आ गया तो क्या करें, एक और रूट भी ले सकते हैं, पहुंचना तो मंजिल पे है ना सर। तो वही चीज़ है कि अगर आप अपना बेस स्ट्रांग रखेंगे अच्छे से, मैं कहूँगा इस बार का एनडीए का पेपर अगर आप देखेंगे तो इट वाज वेरी इजी। भाई क्लोज टेस्ट में सीधी ग्रामर लग रही है, भाई वहाँ पे आपको अगर पता है ना कि भाई नॉन लिविंग पे अपन पैसिव वॉइस लगाएंगे, ठीक है, कैसे एक्टिव वॉइस लगता है, तो बिल्कुल सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। कंजंक्शंस में से क्वेश्चन आ रहे हैं एंड दीज आर वेरी स्कोरिंग टॉपिक्स सर। कंजंक्शन एक बड़ा लिमिटेड सा टॉपिक है और बहुत बड़ी आसानी से कवर हो जाता है। मैं बस यही कहना चाहूँगा कि इंग्लिश का हवा मत बनाइए।
ठीक है, बच्चे मेंटली इस तरीके से प्रिपेयर जाते हैं कि हम तो 50 में से 30 करेंगे। अरे भाई सोच, अगर 50 की रखोगे 50 होते हैं सर। मैं अगर बोलूँ कि भाई क्या था, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, चलो बोल दिया, वो कैब टफ लगती है बिकॉज सर वोकैबुलरी एक समंदर है। हो सकता है कि मैं 100 वर्ड्स करूं उसमें से 10 आ जाएं, हो सकता है मैं 1000 करूं उसमें से एक ही आए, है ना। तो वो चिंता नहीं है, और कंटेक्चुअल आता हो तो इट इज़ इजीली कॉम्प्रिहेंसिबल। बस मैं ये ज़रूर कहूँगा कि भाई एलिमिनेशन मेथड अगर आप फॉलो करते हैं इंग्लिश में, ग्रामर से अपना बेस बनाते हैं और धीरे धीरे वो कैब करते हैं तो वो ठीक है। आपने अक्सर देखा होगा सर, बहुत सी क्लासेस होती हैं, एक क्लास में सीखें 1000 वर्ड्स। आप बताइए सर, क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है सर? मैं भी नहीं याद कर पाऊंगा सर। वो कहते हैं ना, बूंद बूंद से सागर भरता है। तो बस वही चीज़ है। एंड लास्ट चीज़ मैं एक चीज़ और ज़रूर कहूँगा कि ये तीनों पे वैलिड है, ठीक है। जैसा कि मतलब आप भी ये बात कहते हैं कि अगर एग्ज़ाम बच्चा लोग टफ है तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी समझिए कि भाई मेरे और मुक्तक सर के पीछे अगर शेर पड़ा है, ठीक है, तो मुझे तेज़ नहीं दौड़ना है, मुझे सर से तेज़ दौड़ना है। क्यों सर? ठीक है, वो आप तेज़ दौड़ लेंगे मैं समझता हूँ, ठीक है, बट सच्चाई यही है बच्चा लोग, ठीक है। तो यही चीज़ मैं कहना चाहूँगा, आप इंग्लिश का एक बेसिक कोर्स लगाएं, साथ में वो कैब कीजिए। एंड एक बच्चे पूछते हैं सर ये कोर्स लगाऊंगा तो मेरी वो कैब कवर हो जाएगी सर? अब इस चीज़ का आप जवाब कैसे देंगे? अब मैं आपसे पूछूं कि सर विशाल सर, आपके अगर मैं ये कोर्स लगा लूँगा 10 दिन का, क्या करंट अफेयर्स कवर हो जाएंगे? ये चीज़ प्रैक्टिकली ख़त्म नहीं होती है, ठीक है। तो बच्चा लोग आप अपने आप को ओवरऑल डेवलप कीजिए तो डेफिनेटली बहुत अच्छा स्कोर आएगा। एक होता है कि भाई मेरिट क्लियर करना, भाई उससे बहुत आगे पहुंचेंगे आप। बाकी अखिल सर से मैं चाहूँगा, बताइए सर आपको क्या लगता है, क्या इंग्लिश ठीक बताया मैंने? जी बिल्कुल, मैं जितना मैं समझ पाता हूँ इंग्लिश को, जितना मैंने अभी तक समझा है अपने जीवन में, तो इंग्लिश को एक भाषा की तरह आपको एक्सेप्ट करना होता है सबसे पहले। इसे एक वैसे मत समझिए कि कोई नियमों का खेल है या फिर कुछ ऐसा है, इसे आपको फ़ील करना होता है। और बाकी फ़ीलिंग तो सर आप करवा ही देते हैं कि जी कैसे सर। करना है उसको फ़ील। और रही बात, बिल्कुल सही बात है, वोकैबुलरी जो है, वो बात मेरे को बहुत पसंद आई कि 1000 में से 1 भी ना आए, हो सकता है 100 में से 10 आ जाए। तो ये इसको लेकर चिंता नहीं करनी है, आपको बस रेगुलरली उसको प्रैक्टिस करते रहना है। तो कुल मिलाकर मुझे जो समझ में आया है कि हाँ, पेपर जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं था। हाँ, थोड़ा पिछले वाले के मुकाबले अगर हम कहें तो लेवल को बढ़ाया गया है, और ये होता रहा है, हमेशा होता रहा है। किसी साल बहुत आसान पेपर पूछ लिया जाता है, किसी साल मुश्किल हो जाता है। तो सर की वही बात कि रास्ते में निकले हो तो हो सकता है कि भाई ट्रैफिक मिल जाएगा, तो दूसरा रास्ता आपको ढूँढना आना चाहिए, क्योंकि आपका रास्ता है, आपका जो टारगेट है वो है मंज़िल तक पहुँचना। आप ये मत सोचिए कि मुझे कौन से रास्ते से जाना है। तो बस इसी के साथ मैं चाहूँगा कि आप लोग दोबारा, अगर आपको लग रहा है कि हाँ, मैं इस बार कोई ऐसी गलतियाँ कर रुक जाऊँगा या फिर रह जाऊँगा, तो अपने आप को डिमोटिवेट ना होने दें। अपने आप को फिर से तैयार करना शुरू कर दें। ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन, 5 दिन इतना आप रिलैक्स कर सकते हैं, अपने माइंड को चिल आउट कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद वापस से शुरू कर देना है। हम लोग ये सेशंस आपके लिए सिर्फ इसीलिए लेकर आ रहे हैं, क्योंकि अगर आप किसी वजह से इस बार नहीं कर पा रहे हैं, तो इन गलतियों से आप सीखें, इन पर सुधार करें और अपने टारगेट को अचीव करें। एक इससे पहले कि ये सेशन ख़त्म हो, मैं सारे स्टूडेंट्स को अंत में एक बात कहना चाहूँगा, क्योंकि आप लोग आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन करना चाहते हो। तो आर्म्ड फोर्सेस की ही एक फ़िलॉसफी है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, जिसको इम्प्लीमेंट करके आप अपनी तैयारी को भी बहुत दुरुस्त कर सकते हो। फ़ौज में अक्सर एक कहावत होती है, आपने भी बहुत सुनी होगी, लेकिन इस समय बहुत रेलेवेंट है आपके लिए। और वो कहावत क्या है? वो कहावत ये है कि द मोर यू स्वेट इन द पीस, द लेस यू ब्लीड इन द बैटलफील्ड। और इस बात को समझिए, आपके लिए पीस टाइम क्या है अभी, जो अगली एग्जाम आने वाली उसकी तैयारी का जो फेज़ है, ये आपके लिए पीस टाइम है। और आपका बैटल कब होने वाला है? आपका बैटल उस दिन होने वाला है जब आपकी अगली एग्जाम आएगी। तो उस एग्जाम के अंदर जो ज़्यादा परेशानी आएगी, जो ज़्यादा दिक्कतें आएगी, अगर आपको उसको अवॉइड करना है तो दिक्कतें अभी उठाओ और एक्स्ट्रा माइल चलो। एक और छोटी सी कहावत के साथ में मैं इसको एंड करूँगा। बहुत छोटी सी लाइन है, लेकिन उस लाइन के पीछे मतलब बहुत बड़ा है। देयर इज़ नो कॉम्पिटिशन इन द एक्स्ट्रा माइल। सक्सेस जो होती है ना, सक्सेस उसको मिलती है जो एक्स्ट्रा माइल चलता है। एंड देयर इज़ नो कॉम्पिटिशन इन एक्स्ट्रा माइल बिकॉज अ वेरी फ्यू इंडिविजुअल्स गो एक्स्ट्रा माइल। तो जब भी आपको लगता है ना कि आपने काफ़ी कुछ कर लिया, थोड़ा सा और पुश करो अपने आप को। वही आपका एक्स्ट्रा माइल है और वही आपको दूसरों से अलग हट के बनाएगा, आउटस्टैंडिंग बनाएगा। तो बस इन 2 बातों के ऊपर ध्यान रखो। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट एग्जामिनेशन। जय हिंद। Unacademy. Let's crack it.